नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंबुज कुमार सिंह है और मैं आज आपके सामने महात्मा गांधी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन पे चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम आपने बहुत बार पढ़ा सुना होगा। नाम है असहयोग आंदोलन। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि यह आंदोलन भी विभिन्न आंदोलनों से संबंधित था और यह राष्ट्रवादी आंदोलनों का एक पड़ाव ही था। तो राष्ट्रवादी आंदोलन या भारत में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुई, ये सारी इस आंदोलन से संबंधित पृष्ठभूमि है। तो एक बार पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आंदोलन से संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो पहले जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भारत में शुरुआत कब हुई। तो आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि 19वीं सदी जो नेपोलियन के आक्रामक अभियान थे, वहीं से पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। तो भारत में भी इसी दौर में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। थोड़ा सा समय थोड़ा बाद का है और माना जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीति के रूप में के परिणाम स्वरूप हुआ था और इसकी प्रारंभिक अभिव्यक्ति 1857 के विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो 1857 का विद्रोह कुछ लोग मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, 1857 का विद्रोह राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि यह उसका परिणाम था कि जो मध्यम वर्ग 1857 के विद्रोह के दौरान चुप बैठा रहा और एक तरह से अंग्रेज़ों का सहभागी बना हुआ था, सहयोगी बना हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान वह शांति इसलिए रहा क्योंकि वह ईस्ट इंडिया कंपनी का भले ही विरोधी रहा हो, लेकिन उसे यह विश्वास था कि जब महारानी का शासन आएगा तब यह शोषणकारी जो व्यवस्था है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पर ऐसा हुआ तो नहीं और वह देखता है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में महारानी का शासन भी आया और भारत में शोषण का स्तर भी बढ़ता ही चला गया। ऐसे में यह मध्यम वर्ग और जो राष्ट्रवादी वर्ग है उसका जो अंग्रेज़ों के साथ एक अघोषित जो गठजोड़ बना हुआ था, यह समाप्त हो गया और फिर राष्ट्रवाद की विभिन्न संस्थाओं के रूप में अभिव्यक्ति होने लगती है और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जो अभिव्यक्ति होती है वह कांग्रेस के रूप में होती है। इस तरह से भारत में जो राष्ट्रवाद शुरू होता है वह कह सकते हैं कि 3 स्तर पर काम किया। पहला, नरमपंथी आंदोलन के रूप में, जिसे आप देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय से लेकर के हम देखते हैं 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तब तक चला। फिर दूसरा है गर्मपंथी आंदोलन के रूप में, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से लेकर के फिर महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल होने तक की बात तक ये चला है। तो कह सकते हैं हम यह 1917 तक रहा। ठीक, और फिर गांधीवादी जो आंदोलन है, ठीक, गांधीवादी आंदोलन जो है 1917 से लेकर के और फिर आज़ादी तक, यह इसका समय यह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति 3 चरणों में दिखाई देती है। तो इसी की हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा किताबों में कि यह जो नरमपंथी और गर्मपंथी आंदोलन था यह लंबे समय तक चला और इस नरमपंथी आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसने अंग्रेज़ों का वह जो नकाब लगा हुआ था कि हम भारत के भले के लिए काम कर रहे हैं, इसने उस नकाब को तोड़ दिया और बता दिया कि नहीं, आप भारत के भले के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के शोषण के लिए और अपने देश के लिए, जो मातृ देश ब्रिटेन है, उसके भले के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद अब इनका जो नकाब तो उतर गया, लेकिन अब नकाब उतरने के बाद इनके खिलाफ आंदोलन करना था, लेकिन यह चूँकि जनता को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आगे चल कर के यह आंदोलन असफल रहा। जनता को साथ में जोड़ने का काम गर्मपंथी आंदोलन कर रहा था, लेकिन इसकी भी अभिव्यक्ति बड़ी सीमित थी। इसे माना जाता है कि वास्तव में 3 जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी उन्हीं के लोगों से संबंधित आंदोलन था। 3 प्रेसिडेंसी, एक है मुंबई, जो आज का मुंबई है उसी से संबंधित है।
बम्बई की प्रेसिडेंसी यहाँ के चित्पावन ब्राह्मणों से संबंधित था। फिर मद्रास, जो आज का चेन्नई है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन थे? तमिल ब्राह्मण थे, इनसे संबंधित यह आंदोलन था। और तीसरा बंगाल के भद्रलोक, मतलब ये उच्च कुल के लोग थे जो जाति रूप से या फिर समृद्धि के स्तर पर काफ़ी ऊंचे थे। इन्हीं लोगों का यह मिला जुला आंदोलन था, तो इसलिए यह अपने प्रभाव में सीमित रहा। और ऐसे में इन्हीं परिस्थितियों में जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रवेश होता है। तो गांधी जी प्रवेश किए तो पहली बात तो उन्होंने देखा कि ये जो दोनों ऊपर के नरमपंथी और गर्मपंथी वर्ग हैं, इन्होंने सामान्य जनता को या तो जोड़ा नहीं, जैसे नरमपंथियों के बारे में कहा जाता है, और गर्मपंथियों ने तो जोड़ा भी, तो बड़ा ये सीमित स्तर पर था। तो गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। और फिर अपने जो स्वराज की जो इनकी एक चमत्कारी जो अवधारणा थी ना, मतलब इसे चमत्कारी इसलिए कहते हैं कि एक शब्द हिंदी में अक्सर प्रयोग किया जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो स्वराज का अर्थ भी लोग अपने हिसाब से ऐसे ही लगाया करते थे कि जो स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था इस असहयोग आंदोलन के दौरान, तो कुछ लोग इसे संवैधानिक शासन के अंतर्गत देख रहे थे, कुछ लोग इसे संवैधानिक शासन से अधिक व्यापक स्तर पर देख रहे थे, और कुछ लोग इसे भारत के पूर्ण स्वाधीनता से जोड़ करके देख रहे थे। तो सभी लोगों ने इन्हें, इस नारे को अपने आँख से, अपने दृष्टि से देखा, और फिर गांधी को अपने उद्देश्य के ज़्यादा नज़दीक पाया, और फिर गांधी जी के आंदोलनों से ये लोग जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के शुरू होने तक गांधी जी लोगों को व्यापक स्तर तक जोड़ने में सफल रहे। उसके पीछे भी एक कारण था कि जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहाँ आंदोलन शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो एक तरफ तिलक के नेतृत्व में और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी दौर में गांधी जी भारत में आए और वह लोगों से कह रहे हैं कि आप इस अंग्रेजी शासन का सहयोग कीजिए और इसके एवज में हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। लेकिन इसी समय वह क्षेत्रीय स्तर पर चंपारण का आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन और खेड़ा का आंदोलन करके वह अपनी एक व्यापक अभिव्यक्ति भी दिखा रहे हैं, और इस रूप में वह राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक बड़े नेता के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं। तो इस जो दोहरी रणनीति थी, इसके माध्यम से गांधी जी ने एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने आप को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि इस भारतीय वातावरण में, राजनीतिक वातावरण में जो शून्य स्थापित हुआ, उससे भी उन्होंने भरने का प्रयास किया। अब इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसके पीछे क्या कारण थे, जरा आइए हम लोग देखते हैं। तो इस आंदोलन के पीछे कारण देखते हैं पहले क्या थे। तो पहले कारण के रूप में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, या कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध कालीन परिस्थितियों की। तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका वगैरह, और इनके विरुद्ध जो धुरी शक्तियां थीं उनमें मुख्य रूप से जर्मनी और तुर्की, ऑस्ट्रिया वगैरह ये सब भी शामिल थे। ठीक है, तो इस युद्ध के दौरान भारत की बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गांधी जी ने खुद लोगों से कहा कि उन्हें इसी वजह से भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। गांधी जी ने के कहने पर लगभग 10 लाख लोगों ने इस युद्ध में अपनी भागीदारी की भारत से, और करीब कहा जाता है कि 13 लाख पाउंड लोगों ने अपनी जेब से इस युद्ध के लिए सरकार को भी दिया था। ठीक है, मतलब खर्च भी बहुत ज़्यादा किया था कि यह सोच करके इस युद्ध के बाद सरकार हमें बहुत सारी छूट देगी जिसका हम लोग लाभ उठाएंगे आगे चल करके। ठीक, और इसी समय देखते हैं आप कि जब जनता के बहुत बड़े वर्ग से लोगों की यहाँ पर इस युद्ध में भागीदारी हो रही है, तो उससे थोड़ा कृषि का भी संकट आया, क्योंकि पंजाब के जो युवा खेती करते थे उन्हें ज़बरदस्ती भी पकड़ करके इस युद्ध में शामिल कराया गया। तो उसका नतीजा ये हुआ, कृषि पर
नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक, कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जबकि कृषि की आवश्यकता इस समय बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए बाहर भी भेजा जा रहा था। और इसी समय भारत में अकाल भी पड़ा और महामारी भी आई, और इन दोनों कारणों से भारत में कहा जाता है 1 करोड़ और 20 से 30 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हुई। ठीक, तो इस प्रथम विश्व युद्धकालीन परिस्थितियों ने भारत को एकदम नकारात्मक रूप से ही प्रभावित किया था। फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि हमको कुछ इससे बेहतर मिलेगा। तो लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, मुद्रास्फीति का प्रभाव है, तो मतलब मजदूर वर्ग भी परेशान है, किसान भी परेशान है, हर कोई परेशान है। ठीक है, नाराज़गी है, लेकिन यह सोचा जा रहा है कि शायद कुछ बेहतर मिले। तो पहला कारण कि कुछ मिला नहीं, और लोगों का जो आत्मनिर्णय का अधिकार था उससे इतर जाते हुए अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बिना उनसे पूछे युद्ध में शामिल कराया था, लेकिन उसका भारतीयों को अंततः घाटा ही हुआ। अब देखते हैं इसका दूसरा कारण क्या था। तो दूसरे कारण के रूप में हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम आपको इसके लिए कुछ बेहतर लाभ देंगे, लेकिन मिला नहीं। बात आती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, जिसकी घोषणा 1917 में की गई थी। ठीक है, और जिसके तहत भारतीयों ने स्वशासन की मांग की थी, और इसी को लेकर के होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू किया था तिलक और एनी बेसेंट ने। लेकिन होता क्या है कि इसमें द्वैध शासन की बात 1919 के अधिनियम के माध्यम से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, जिसमें हस्तांतरित विषयों के माध्यम से भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए। लेकिन ये जो स्वशासन की बात थी, यह कोरे कागज़ पर ही कह सकते हैं रह गई, वो कोरा ही रह गया, और इस पर कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों में हिंदुओं के साथ मुसलमान जो इस युद्ध में जो तुर्की के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें ये इस बात का भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारी बातें सुनी जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इन दोनों वर्गों में इस सुधार को लेकर के रोष था। तो दूसरा कारण इसे भी माना जाता है। अब आते हैं अगले तीसरे कारण के लिए। तीसरे कारण के रूप में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट की। ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1919 में यह जो एक्ट आया था, इसके पीछे वजह ये थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, उस समय बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। तो उनसे निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत रक्षा कानून पारित किया था। ठीक है, लेकिन यह आपातकालीन परिस्थिति के लिए था, और विश्व युद्ध समाप्त होते ही यह कानून भी समाप्त हो जाता। ऐसे में अंग्रेज़ों को चिंता हो रही थी कि अगर यह कानून समाप्त हो गया तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, इनसे कैसे निपटा जाएगा। इसलिए उन्हें एक नए कानून की ज़रूरत थी। इसी के लिए उन्होंने जो राजद्रोह समिति है, सेडिशन कमेटी, इसी की सिफारिश पे, जिसका अध्यक्ष था सिडनी रॉलेट, इसी की सिफारिश पे इन्होंने रॉलेट एक्ट पारित किया, यह कानून पारित किया, जिसके आधार पर यह कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में या आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उससे बिना केस चलाए 2 वर्ष के लिए कारागार में रखा जा सकता है, और वो भी बिना कोई मुकदमा चलाए। और साथ में ये प्रावधान था कि इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं कहीं भी, हाई कोर्ट वगैरह में। और बड़ी बात ये थी कि अपील नहीं कर सकते, यानी वो ब्रिटेन में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून था, उसे क्या किया गया, निलंबित कर दिया गया था वर्तमान समय के लिए।
ठीक है। तो इसका प्रभाव ये रहा कि इस कानून के माध्यम से भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा सकता था। इसी वजह से गांधी से लेकर के सभी वर्ग के लोगों ने इसका प्रतिकार किया और इस कानून का विरोध किया। जब इस कानून का विरोध किया तो इसका परिणाम हम देखते हैं एक नए कारण के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम कह सकते हैं यह कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, आप जानते हैं यह 13 अप्रैल को हुआ था, 1919 को। ठीक, तो 13 अप्रैल की यह घटना है। ठीक है, और हुआ क्यों? गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को इस रॉलेट एक्ट के लिए एक सत्याग्रह सभा शुरू की और फिर यह तय किया गया कि 30 मार्च से इस कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि बाद में यह तय हुआ कि 6 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और आंदोलन शुरू हो जाता है। और 6 अप्रैल को यह बात हुई। 10 अप्रैल को पंजाब में इसके 2 बड़े नेता थे, एक हैं डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन ये लोग आंदोलन कर रहे थे। 10 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार करके किसी गुप्त जगह पर भेज दिया गया। गांधी जी भी इन सारी चीज़ों का प्रतिकार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें वापस बम्बई भेज दिया जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि एक हंसराज नामक व्यक्ति था जिसने इस जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई थी। ठीक है, और इस सभा में लगभग कहा जाता है कि 10,000 से अधिक लोग शामिल थे। और इसी समय जो जनरल डायर वहाँ का ब्रिगेडियर था वो आता है और निहत्थे लोगों पर बिना किसी ऐसी कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे थे। वो लोग, एक सामान्य सी सभा चल रही थी और बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोलीबारी का आदेश शुरू कर देता है। और जिसकी वजह से यहाँ पर करीब सरकारी जो समिति है जिसे कहा गया है हंटर समिति, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार तो ये था कि 379 लोग मारे गए। ठीक है, जबकि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व वाली कांग्रेस की तहकीकात समिति के अनुसार इसमें 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, 1000 के लगभग लोग मारे गए थे। तो इस तरह से अब लगा लोगों को कि इस चीज़ के माध्यम से भी लोग अंग्रेजी सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार लिपापोती का प्रयास कर रही है, इसलिए लोगों में आक्रोश था। ठीक है, ये आक्रोश अभी और आगे चल कर के भड़कना था एक नए कारण से, और उस नए कारण को हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन के रूप में। ठीक है, और यह 1919 में शुरू हुआ था और इसके पीछे आप लोग जानते ही हैं कि जो अंतिम खलीफाओं की बात की जाती है तो जो तुर्की का सुल्तान था वही अंतिम खलीफा हुआ करता था। और भारत में मुग़ल साम्राज्य की समाप्ति के बाद जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो खुतबों में, चूँकि अब यहाँ ब्रिटिश सत्ता आ गई थी तो खुतबे में उनका नाम तो पढ़ते नहीं, और उन्हें मुस्लिम शक्ति के रूप में, एक बड़ी शक्ति के रूप में फिर यहाँ तुर्की का जो शासक हुआ करता था, जो खलीफा की भी उपाधि धारण करता था, उसी का ये लोग नाम पढ़ा करते थे। लेकिन जब उसकी भी सत्ता समाप्त हो गई तो फिर ये लोग क्या करेंगे? तो इस तरह से इस आध्यात्मिक धार्मिक संकट से निपटने के लिए इन्होंने 1919 में जो आंदोलन शुरू किया था, इसके पीछे इन्होंने 3 मांगे रखी थी। ठीक है, तो पहली मांग इनकी ये थी कि जो खलीफा है, ठीक, खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र मिले। जो सेब्रे की संधि की जा रही थी उसके तहत ये इस बात की सूचना मिल रही थी कि थ्रेस वगैरह बहुत सारा क्षेत्र इनसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है खलीफा से।
तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े लोग चाहते थे कि खलीफा के क्षेत्रों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ न हो और उसे पर्याप्त क्षेत्र मिले। फिर दूसरा ये कहा गया कि जो पवित्र स्थल हैं वहाँ पर खलीफा का ही नियंत्रण बना रहे। ठीक, तो इस तरह से इस मांग को लेकर के भी ये काफ़ी व्यग्र थे। और तीसरी मांग उनकी थी कि जजीर तुल अरब, यह जो क्षेत्र है वह गैर मुस्लिम को न मिले। और जजीरतुल अरब का मतलब है कि ये जो अरब क्षेत्र है, इराक का क्षेत्र है, सीरिया का क्षेत्र है और फिलिस्तीन, यह क्षेत्र जो है वो किसी भी गैर मुस्लिम के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया और खलीफा को सत्ता से बेदखल करते हुए थ्रेस का क्षेत्र हथियाते हुए और इन सारी चीज़ों की नाफरमानी की गई। और ऐसे में अब ये ज़रूरी हो जाता था कि यह आंदोलन तेज हो। पेरिस शांति सम्मेलन में इन लोगों का, मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में जाकर के वहाँ प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से मिलता है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। फिर उसके बाद जो अली बंधु हैं उनके नेतृत्व में यहाँ भारत में वायसराय से मिलते हैं लोग, ट्रांसपोर्ट से, लेकिन वहाँ पर भी उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। तब फिर ये होता है कि इसे लेकर के, खिलाफत की मांग को लेकर के अब आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, तो नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का गठन होता है, जिसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं और हसरत मोहानी के कहने पर इन्हें इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया जाता है। और उसके बाद फिर गांधी जी देखते हैं कि अब इस आंदोलन को लेकर के क्या किया जा सकता है। तभी मई में 2 घटनाएं उनको पता चलती हैं। मई में 2 रिपोर्ट आती है। एक रिपोर्ट थी जो हंटर कमेटी वाली थी, जिससे ये हो गया था कि इस रिपोर्ट के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड के अभियुक्त जनरल डायर को बचाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसे सेना से तो हटा दिया गया, लेकिन जिस तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के माध्यम से उसे सम्मानित किया गया, मॉर्निंग पोस्ट ने उसे बहुत सारी रकम प्रदान की, तो इससे ये हुआ कि एक तरह से अंग्रेज उसके कार्यों को महिमा मंडित ही कर रहे हैं। तो इसलिए उनका इसके खिलाफ गुस्सा बढ़ा गांधी जी का, और अब वह नेतृत्व के इस आंदोलन के बारे में सोचने लगे। ठीक है, और दूसरी रिपोर्ट ये थी कि ये जो सेब्रे की संधि हुई थी तुर्की के खिलाफ, उसका भी रिपोर्ट प्रकाशित हो गया था। प्रकाशित क्या हुआ था, गोपनीय रिपोर्ट थी, तो एक छद्म रूप से बाहर आई थी और ये लोग जान गए। रिपोर्ट तो यह आई है करीब 10 अगस्त 1920 को, लेकिन उससे पहले मई में किसी तरीके से ये रिपोर्ट बाहर आ गई। और जब इन सारी बातों का पता चला कि खिलाफत के खिलाफ किस तरह से ब्रिटिश कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में गांधी जी को लगा मुसलमान उद्वेलित हैं और इन मुसलमानों को लेकर के भारत में एक बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे इस बात को लेकर के आज भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है कि धर्म के आधार पर ये शुरू किया जाना चाहिए था या नहीं शुरू किया जाना चाहिए था। इस चीज़ को लेकर के मतभेद है और इस चीज़ को लेकर के मतभेद आगे भी रहेगा। ठीक है, लेकिन यह धार्मिक मुद्दा भले ही था, लेकिन गांधी जी इसमें राजनीति में धर्म के औचित्य को साबित नहीं कर रहे थे, बल्कि राजनीति में एक बहुत बड़े मौके की तलाश में थे कि जो उन्हें दिखाई दे रहा था कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो तुर्की का सेना नायक मुस्तफ़ा कमाल पाशा
साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा था, वो एक तरह से वो इसका सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरह से वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध था, ऊपर से जो अंग्रेज़ों की लड़ाने की रणनीति उसके खिलाफ भी वह एक वैकल्पिक रणनीति तैयार कर रहे थे कि हम मुसलमानों को अपने साथ लेकर के कैसे इस संग्राम को, इस युद्ध को, इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन गांधी जी के उद्देश्य पर हम शक नहीं कर सकते। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर क्या होता है। तो इस तरह से करीब 3 जून की बात है, प्रयागराज, जो आज का प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था इससे। ठीक है, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और इसमें लीग के साथ ही कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए। ठीक, और यहीं पर तय किया गया कि हम 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमेशा ब्रिटिश सरकार के सहयोग करने वाले, कम से कम भारत में तो सहयोग अब तक कर ही रहे थे, वह अचानक कैसे बागी हो गए और सहयोग से असहयोग की मुद्रा में आ गए। तो ये सारे जो अभी तक 5 कारणों का हमने उल्लेख किया, इनकी चर्चा करके आप बता सकते हैं कि गांधी जी क्यों असहयोगी से असहयोगी की मुद्रा में आ गए थे। ठीक है, लेकिन ज़रूरी ये था कि यह घोषणा गांधी जी ने की थी खिलाफत के मंच से, जहां कांग्रेस के लोग शामिल थे। लेकिन जब तक कांग्रेस के मंच से इस आंदोलन को स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक इसे शुरू नहीं किया जा सकता था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता लाजपत राय ने की। ठीक, और यहीं पर यह होता है कि हम किस तरीके से ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, खिलाफत के मंच से ही यह तय कर दिया गया था कि हम ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करेंगे और उनके खिलाफ करबंदी आंदोलन चलाएंगे, और ज़रूरत पड़ा तो इससे भी आगे बढ़ते हुए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी यह कांग्रेस के मंच से इसकी एक सामान्य स्वीकृति कलकत्ता अधिवेशन से मिली थी, चूँकि लाजपत राय और CR दास जैसे बहुत सारे लोग थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि नहीं, विधान परिषदों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाले थे। ये चाहते थे हम विधान परिषदों में प्रवेश करें, फिर वहाँ से जा कर के भी हम ब्रिटिश सरकार का विरोध करें। लेकिन इस अधिवेशन तक आते आते लाजपत राय गांधी जी के साथ हो जाते हैं और वह विधान परिषदों का भी विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इस पूरे विचार को, जो दिसंबर में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था, और ये नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे चक्रवर्ती राघवाचारी, C राघवाचारी का नाम आता है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये इनकी अध्यक्षता में यह आंदोलन हुआ, और यहीं पर जो सबसे प्रखर विरोधी थे विधान परिषदों में प्रवेश को लेकर के, जो गांधी जी ने कहा था कि वहाँ भी हम नहीं प्रवेश करेंगे, उसका भी विरोध करेंगे, इस बात का विरोध करने वाले CR दास अब गांधी जी के साथ हो जाते हैं और वही असहयोग का प्रस्ताव पेश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये तय हो जाता है कि कांग्रेस और गांधी मिल करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें प्रायः सभी लोगों का सहमति शामिल हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो अगर हम प्रावधान की बात करें तो इसमें 2 तरह की बातें आती हैं। एक तो है विरोधात्मक
तो विरोधात्मक बातों में हम इस बात की चर्चा अक्सर देखते हैं कि किन किन चीज़ों का विरोध हो रहा था। तो पहला तो ये कहा गया कि जो ब्रिटिश अदालत हैं उनका विरोध करना है, ब्रिटिश जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनका विरोध करना है। इन्हीं विद्यालयों के विरोध के तहत फिर आगे चल कर के जो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो बहुत सारे इस विद्यालयों की स्थापना हुई थी। ठीक, अभी देखते हैं विरोध किसका हुआ। स्कूल का, विद्यालय का, विदेशी सामान का, और जो सम्मान था, जैसे गांधी को भी मिला था ना, कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया था। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने, जो नेहरू थे, पिता पुत्र दोनों लोगों ने अदालतों का त्याग किया, पटेल बंधुओं ने भी उसका त्याग किया, विद्यालयों का त्याग किया गया विद्यार्थियों द्वारा। इसके बाद फिर ये हुआ कि इसमें नौकरियों का भी विरोध, और आगे चल कर के ये था कि इसमें करबंदी की चीज़ें भी जोड़नी थी। अभी हम लोग उसकी आगे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ इसमें था कि हम मद्यपान का भी विरोध करेंगे। हालांकि मद्यपान को लेकर के ब्रिटिश सरकार खूब प्रचार कर रही थी कि कितने महान लोग मद्यपान किया करते थे, भारत से लेकर के विदेशों तक में, नेपोलियन वगैरह सबका नाम लेते हैं, ठीक है। तो ये विरोध था। रचनात्मक कार्य भी इस दौरान शुरू किए गए थे, जिसमें प्रमुख था स्वदेशी कार्यक्रम, ठीक है। इस स्वदेशी कार्यक्रम में खादी जो वस्त्र है उसका निर्माण, ठीक है, स्वदेशी स्कूलों का, स्वदेशी जो पंचायतें हैं न्याय के लिए उनका निर्माण, ठीक। इस तरह से स्वदेशी का कार्यक्रम काफ़ी इसमें सफल रहा। इसके अलावा इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई। इसके अलावा महिला उत्थान की बात की गई। इसके अलावा छुआछूत निषेध की भी बात की गई। तो इस तरह से रचनात्मक स्तर पर ये सारी बातें हो रही थी और विरोध इन सारी चीज़ों का हो रहा था। तो इस तरह से व्यापक स्तर पर यह आंदोलन अपना प्रभाव छोड़ता है और इन चीज़ों के साथ शुरू होता है, ठीक। इन सारी चीज़ों के विरोधों के बावजूद भी हम देखते हैं अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी इन सारी चीज़ों की मांग कर रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ पर विभिन्नता भी पाई गई है, ठीक है। जैसे अगर क्षेत्रीय भिन्नता की बात करें तो हम मिदनापुर का नाम ले सकते हैं जो बंगाल में है, मिदनापुर, और आंध्र में यहाँ पर दो ऐसे स्थान थे जहाँ पर हम यूनियन बोर्ड करबंदी के लिए आंदोलन चल रहा था, ठीक है। ये मिदनापुर में, मतलब बंगाल में, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा आंध्र के कुछ स्थानों में, साथ में उत्तराखंड के, वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज में वन कानूनों को लेकर के प्रतिरोध चल रहा था, ठीक। फिर आप देखते हैं केरल में किसान आंदोलन था जो मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि यह एक स्वतंत्रता संघर्ष से ज़्यादा वर्ग संघर्ष था, लेकिन जो ये दोनों वर्ग थे वो अलग अलग संप्रदायों के थे, इसलिए यह वर्ग संघर्ष आगे चल करके सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील हो जाता है, ठीक। इसके अलावा असम क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो बागान में काम करने वाले लोग हैं, यह अपने वेतन को लेकर के और कार्य की दशाएं, इनको लेकर के संघर्षरत थे, ठीक। इसी तरह से बिहार की बात करें तो बिहार में लोग जनेऊ धारण करने के लिए लड़ रहे थे। इसके अलावा चरागाह भूमि के
उपयोग के लिए भी ये संघर्षरत थे। ठीक है, और इसी में बहुत सारे हाटों को लूटने की घटनाएं भी दिखाई देती हैं। अगर हम संयुक्त प्रांत की बात करें तो यहाँ एका जैसे आंदोलन चल रहे थे, जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ग संघर्ष का ही रूप था। ठीक ठीक, इसीलिए गांधी जी करबंदी आंदोलन से बच रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जहाँ जहाँ जमींदारी व्यवस्था है वहाँ वहाँ पर करबंदी आंदोलन चलाने का नतीजा ये होगा कि यह वर्ग संघर्ष में तब्दील हो जाएगा। जबकि गांधी जी का प्रयास था कि यह वर्ग संघर्ष में नहीं बल्कि स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई के रूप में दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब आगे चल कर के इसमें भी, अच्छा हाँ, इसमें एक और प्रांत है जिसका नाम पंजाब है। पंजाब में यह अपनी विभिन्नता के रूप में अकाली आंदोलन के रूप में दिखाई दे रहा था। यह जो है गुरुद्वारा में जो भ्रष्ट महंत थे उनको वहाँ से निकाले जाने को लेकर के किया जाने वाला आंदोलन था। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तिलक जी की मृत्यु हो गई तो उन्हीं के नाम पर तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का मतलब कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके माध्यम से लोगों को खादी फ्रेंचाइजी से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो 1 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन विभिन्न चरणों में चला। तो कह सकते हैं कि जब दिसंबर में 1920 में यह आंदोलन कांग्रेस के मंच से पारित हो गया, असहयोग का मुद्दा, तब हम देखते हैं कि यह कई चरणों में चला। आमतौर पर माना जाता है कि यह आंदोलन 4 चरण में था। तो पहला जो चरण था वह जनवरी 1920 से लेकर के मार्च तक रहा। ठीक, फिर दूसरा चरण था, इसमें ही ज़्यादातर अदालत और स्कूल और सम्मान का जो विरोध था ये यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, दूसरे चरण में जो अप्रैल से शुरू होता है और जून तक चलता है। ठीक, और इसमें इन्होंने स्वराज फंड के अंतर्गत बहुत सारा धन कलेक्ट किया और जिसके माध्यम से फिर खादी फ्रेंचाइजी वाला काम ये करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चरखा वगैरह बांटा जाता है कि जिससे वह विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करके वह स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना कि बार बार ये कोशिश की जा रही थी कि जो भारतीय हैं ठीक, भारतीय जो हैं वो स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें और विदेशी कपड़ों की बार बार होली जलाई जाती थी। ठीक, तो इस चीज़ का इस आंदोलन के दौरान बार बार बल देने का प्रयास किया जा रहा है। फिर देखते हैं तीसरा चरण शुरू होता है और यह चलता है जुलाई से लेकर के, ये सब 20 नहीं 21 है। ठीक है, जुलाई 1921 से लेकर के फिर ये नवंबर तक चलता है। ठीक, और इसी समय आप देखते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आता है और इसका विरोध किया जाता है। जब यह भारत आया था बम्बई में उतरता है, उसी समय बम्बई में ही मज़दूरों की एक सभा का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी और उन्होंने उस सभा के माध्यम से इसके विरोध की घोषणा की और उसका नतीजा ये हुआ कि वेल्स की सभा से भी कुछ ऐसे भारतीय लौट रहे थे जो उसका स्वागत करने गए थे और इधर गांधी जी के माध्यम से जो लोग थे जुड़े हुए वो लोग विरोध कर रहे थे इस चीज़ का। तो अंत में उन लोगों में हिंसक झड़प होती है और फिर यह दंगे का रूप ले लेता है और देखते हैं इस समय पुलिस की फायरिंग होती है जिसमें करीब 58 लोग मारे जाते हैं। तब गांधी जी यहाँ पर बैठ करके अनशन शुरू करते हैं। 3 दिन के अनशन के बाद ही फिर यह दंगा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, फिर अगला चरण जो है वह जो चौथा अंतिम चरण है यह फिर दिसंबर 1921 से लेकर के फिर यह 12
अप्रैल, ये जो बारदोली सत्याग्रह वाला मामला था, वहाँ तक ये जल चलता है, ठीक है, जब तक यह आंदोलन समाप्त नहीं कर दिया गया, ठीक है। 12 अप्रैल कह रहे हैं, 12 फरवरी, ठीक। तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या हुआ था। तो जैसे 21 के दौर तक आते आते भारत में जितने भी बड़े नेता थे वो लगभग सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। 21 के आखिर तक आते आते गांधी जी को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। और 21 का जब अधिवेशन दिसंबर में होना था तो वहाँ पर उसके नेता चुने जाते हैं, नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष चुने जाते हैं CR दास। तो उनको और उनकी पत्नी बासंती देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए उस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां को करनी पड़ती है, ठीक। तो ऐसे में जनवरी 22 तक आते आते अब स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि कांग्रेस और लीग से संबंधित जितने भी संगठन थे सब पर रोक लग गई थी, सबकी कार्रवाइयों को रोक दिया गया था और बहुत ही हिंसक तरीके से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि जो नया वायसराय रीडिंग आया था वह इसको लेकर के काफ़ी, इस आंदोलन को लेकर के काफ़ी आक्रामक हो चुका था, ठीक है। ऐसे में वायसराय मदन मोहन मालवीय जी के माध्यम से चाहता है कि इस आंदोलन को अब समाप्त किया जाए, लेकिन गांधी जी इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होते हैं और वह 1 फरवरी 1922 को वायसराय के पास एक चेतावनी भरा संदेश भेजते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर तुमने राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया और जितना भी यह तुमने सेंसरशिप हमारे ऊपर लगा रखा है इसे समाप्त नहीं किया तो मैं तुम लोगों के खिलाफ बारदोली से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। गांधी जी के लिए सही भी था और संभव भी था और वह बहुत तैयारी के साथ ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था बारदोली जो है एक रैयतवाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर अगर यहाँ के जो किसान हैं वो सरकार को लगान अदा करते हैं, तो लगान को लेकर के अगर प्रतिरोध होगा तो यहाँ ज़मींदार और किसान का टकराव नहीं होगा बल्कि सरकार और किसान का ही टकराव होगा। और गांधी जी इस आंदोलन को इसी स्तर पर दिखाना चाह रहे थे। तो ऐसे में इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन तब तक पता चलता है कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक बड़ी घटना घट जाती है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगवान अहिर। असल में भगवान अहिर जैसे लोग जो थे उनका काम ये होता था कि जो यहाँ व्यापारी वर्ग थे उनकी दुकानों पर जा कर के धरना करते थे। इससे व्यापारियों का नुकसान होता था, तो पुलिस उससे पकड़ करके, पुलिस के माध्यम से इन लोगों को पकड़ करके जेल भिजवाते थे, उनको पिटवाते थे। तो ऐसे में जब इस तरह का भगवान अहिर के द्वारा विरोध किया जाता है तो पुलिस को वो लोग, व्यापारी लोग बुला करके और उनको डराने का प्रयास करते हैं। जब हवाई फायर करने पर भी लोग नहीं भागते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मान लिया था, जैसा कि सबल्टन हिस्टोरियन कहते हैं कि गांधी टोपी हमने लगा रखी है इसलिए हमारे ऊपर अब गोलियों का क्या असर होगा। तो यह सोच करके वह नहीं भागते हैं। ऐसे में पुलिस उनके ऊपर गोली चलाती है, कुछ लोग मारे जाते हैं और ऐसे में भीड़ उग्र हो जाती है और वो पुलिस वालों को दौड़ा लेती है। पुलिस वाले थाने में जा कर के छिपते हैं और अपने जो लोग उसमें कैद किए गए थे, पहले तो वो लोग इनको छुड़ाते हैं, ये जो आंदोलनकारी थे। उसके बाद पुलिस वालों को वहीं पर कैद करके और मिट्टी के तेल से वहाँ पर आग लगा देते हैं और इस तरह से वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जल करके मर जाते हैं। अब आंदोलन में हिंसा का प्रयोग हो चुका था, इसलिए गांधी जी को लग गया हिंसा का प्रयोग हो गया है तो अब जो ब्रिटिश सरकार है, उपनिवेशवाद है, वो इसका करारा जवाब देगा। इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि इस आंदोलन को पीछे खींच लिया जाए, ठीक है। इसलिए यह उसे वापस खींच लेते हैं। हालांकि इसे जो बहुत सारे लोग हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू इसे बहुत घोर निराशा के रूप में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में बताने का प्रयास किया है, लेकिन हम इसे राष्ट्रीय आपदा न मानते हुए, एक निराशा की बात तो थी कि आंदोलन अपने चरम की तरफ जा रहा था तो ऐसी परिस्थितियाँ आई कि वापस लेना पड़ा। तो आंदोलन में कुछ खामियां भी रही होंगी, लेकिन वापस लेना क्यों ज़रूरी था, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो वापसी के, आंदोलन की वापसी के
कारण क्या थे। ठीक, तो आंदोलन की वापसी के कारणों के रूप में हम देखें तो पहला कारण कह सकते हैं कि आंदोलन, कोई भी आंदोलन है, बड़े लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। ठीक है, लोगों की अपनी दैनंदिन ज़रूरतें होती हैं, तो इसलिए लंबे समय तक आंदोलन चलाना एक आम आदमी के लिए तो संभव नहीं होता है भाई, उसमें भी तो थकान आती है। और एक बार उसकी ऊर्जा, जो संचित ऊर्जा है, वो समाप्त हो गई और वो थकान में बदल गई, निराशा भय में बदल गई कि हमारे के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और हम मतलब हमारा प्रतिरोध किया जा रहा है, वो भी हिंसा शस्त्र के माध्यम से, तो शायद वो दोबारा शामिल ना हो पाए। गांधी जी के आंदोलनों का जो स्वरूप है वो नारी सुलभ गुणों से युक्त है, इसी वजह से तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें भागीदारी हो पा रही है। और उसमें अगर हिंसा का प्रयोग हो जाएगा तो फिर उसको चलाना बड़ा संभव नहीं था। ठीक है, तो पहला कारण ये हुआ। और दूसरा, हिंसा का प्रयोग होने के कारण अब प्रत्युत्तर की संभावना थी। ब्रिटिश सत्ता के माध्यम से, इसलिए जरूरी था कि अब इसे रोक दिया जाए। ठीक है, तीसरा एक कारण था कि गांधी जी देख रहे थे कि यह जो उन्होंने करबंदी आंदोलन का नाम लिया है, एक तरह से धीरे धीरे यह स्वतंत्रता संघर्ष के बजाय वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया है। ठीक, और कहीं कहीं तो यह सांप्रदायिक संघर्ष भी में बदल गया है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस आंदोलन को इस रूप में ना प्रदर्शित किया जाए और ऐसा दिखाई दे तो इसे इससे पहले ही पीछे खींच लिया जाए, वरना एक बार इन दोनों वर्गों में लंबी खाई बन गई तो फिर इन्हें दोबारा एक मंच पे लाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। और चौथा जो एक बहुत बड़ा कारण था, जो खिलाफत को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन आगे आप देखते हैं कि जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ तुर्की में सत्ता में आता है तो वो सेब्रे की संधि के खिलाफ आंदोलन करता है और अंत में साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो अब आगे लड़ना नहीं चाहती थी वह उसके साथ सेब्रे की संधि समाप्त करके एक नई संधि लाती हैं और उसके माध्यम से वह वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल होता है। और आगे चल कर के वह क्या करता है कि खिलाफत की समाप्ति कर देता है। ठीक, तो जब खिलाफत की समाप्ति हो गई 1924 तक ये समाप्त हो गया था। असल में वह तुर्की का आधुनिकीकरण चाहता था, तो इन पुराने प्रतीकों के माध्यम से यह संभव नहीं था, इसलिए वह इन सारी चीज़ों की समाप्ति करता है। तो जब यह सारी चीज़ें ही हाशिए पर जा रही हैं तो फिर इन्हें लेकर के आंदोलन करने का क्या मतलब था। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि इसका प्रभाव यह रहा, नकारात्मक प्रभाव के रूप में दिखता है कि भारत में बहुत सारी जगहों पर हिंसक सांप्रदायिक संघर्ष भी शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं महत्वपूर्ण जिनकी चर्चा कर लेते हैं। ये तो वापसी के कारण थी। ठीक, अब अक्सर चर्चा की जाती है कि इस आंदोलन को हम सफल कहें या असफल कहें। ठीक है, तो अगर आप असफल कहते हैं तो उसका आधार यह बनता है कि गांधी जी ने जो मांग की थी, इस आंदोलन की 3 मांगे थीं। पहला, जो आपने पंजाब के खिलाफ भूल की है उसमें सुधार करें। ठीक है, पहली मांग थी। दूसरी मांग क्या थी? खिलाफत के खिलाफ जो भूल की गई है आप उसमें सुधार कीजिए। ठीक, और तीसरी मांग जो थी स्वराज की थी। लेकिन आप देखते हैं ना पंजाब की मांग पूरी हुई, ना खिलाफत को लेकर के मांग पूरी हुई और ना ही स्वराज को लेकर के मांग पूरी हुई। तो इस आधार पे तो हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन असफल था। ठीक है, लेकिन इतना साधारणीकरण करते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको सभी आंदोलनों को असफल ही घोषित करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि आंदोलन किस रूप में फिर सफल माना जाएगा। ठीक, तो इसमें
आंदोलन की सफलता की बात है, तो पहली बात, हम लोगों के आंदोलन का एक जो मूलभूत कारण था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही थी, उसके पीछे जो कारण था वह रॉलेट एक्ट कानून था। 1922 में सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून वापस ले लिया। ठीक, तो इस रूप में हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे सही, पर इस आंदोलन में गांधी की और जो आंदोलनकारी थे उनकी कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे से विजय तो हुई ना। ठीक है, फिर आंदोलन का सार्वभौमिकरण हुआ। अब आंदोलन भारत के किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गया था, जैसा कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि हमने कहा ना कि यह न बंगाल के भद्रजनों का आंदोलन रह गया था और न ही यह तमिल क्षेत्र के ब्राह्मण और या फिर बम्बई के जो चितपावन ब्राह्मण हैं इनका आंदोलन रह गया था। अब जो उन क्षेत्र जहाँ पर आंदोलन कभी दिखता नहीं था, चाहे वो बिहार का क्षेत्र हो, असम का क्षेत्र हो, पंजाब का क्षेत्र हो, गुजरात का क्षेत्र हो, संयुक्त प्रांत का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी अब यह आंदोलन गहराई से दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तीसरा हम कह सकते हैं इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भावना भी दिखी। हालांकि बाद में यह सांप्रदायिक संघर्ष में भले ही बदल गई, लेकिन पहली बार दोनों यह संप्रदायों के लोग एक मंच पर आए और लंबा और साझा संघर्ष लड़ा उपनिवेशवाद के खिलाफ। इसलिए हम कह सकते हैं इस बात का भी इस आंदोलन को लेकर के इस महत्व से जोड़ा जा सकता है कि यहाँ पर भी हमें लाभ दिखाई दिया और इसे हम सफलता के रूप में देख सकते हैं। ठीक, इसमें जो रचनात्मक कार्यक्रमों के रूप में भी सफलता दिखाई देती है। ठीक, तो उसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि पहले स्वदेशी की जो भावना है उसमें भी सफलता मिली। आपको पता है ना कि जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय हमारे देश में ब्रिटिश मालों का ब्रिटिश कपड़ों का जो आयात हो रहा था लगभग 129 करोड़ 20 लाख गज के करीब हो रहा था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के दौरान यह घट करके 95 करोड़ 50 लाख गज रह गया था। तो यानी कि ये घटा ना, मात्रा घटी ना, और इसका लाभ किसे मिला? स्वदेशी लोगों को मिला। तो स्वदेशी के रूप में यह आंदोलन कहीं ना कहीं सफल तो हो रहा है। इसके अलावा जो महिला उत्थान की बात की गई, यहाँ भी सफलता हमें दिखी। छुआछूत विरोध या निषेध की बात की गई, यहाँ भी सफलता दिखी। ठीक है, मतलब ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्लस समाज का पुनर्निर्माण हो रहा था। तो इन सारे रूपों में हम देख सकते हैं कि यह आंदोलन कहीं ना कहीं सफल दिखाई देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन पूरी तरह से अगर सफल नहीं था तो पूरी तरह से आप इसे असफल भी नहीं कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें बात आती है कि इस आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना, अब मैंने बताया चौरी चौरा की घटना के बाद जो 12 फरवरी को बारदोली में बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया और उसके बाद फिर मार्च में 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
और फिर उन्हें उसी ब्रूमफील्ड की अदालत में, जो अहमदाबाद का सेशन जज है, उसकी अदालत में पेश किया जाता है, जिसने एक बार काफ़ी पहले तिलक को भी गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कारागार की सज़ा दी थी। यहीं पर गांधी जी को भी पेश किया जाता है और उन्हें भी 6 वर्ष की सज़ा मिलती है, लेकिन ख़राब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें फरवरी 1924 में रिहा कर दिया जाता है। और रिहा होने के बाद गांधी जी अपने पुनः रचनात्मक कार्यक्रमों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंदोलन कुछ अर्थों में सफल रहा और कुछ अर्थों में असफल रहा। लेकिन एक चीज़ को आप देखिए कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन है, ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन 2 चीज़ों पर आधारित है। पहला कि हम भारत के भले के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इस मिथक को नरमपंथियों ने अपने विचार से, अपने आंदोलनों के माध्यम से, वो जो उनका प्रोटेस्ट की रणनीति थी, प्रोटेस्ट, प्रेयर, पम्पलेट वगैरह की जो रणनीति थी, उसके माध्यम से उन्होंने इसे फेल कर दिया था कि आप हमारे भले के लिए नहीं बल्कि अपने भले के लिए, अपने मातृदेश के भले के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो खंडित हो गया था। दूसरी धारणा ये थी कि हम, मतलब ब्रिटिश लोग कहते थे कि हम अजेय हैं। अब इसे पहली बार जो चुनौती मिली थी वो गर्मपंथियों के माध्यम से मिली थी, लेकिन वह चुनौती इतनी बड़ी नहीं थी कि जो भौतिक रूप से इतनी बड़ी महाशक्ति का सामना कर सके। लेकिन गांधीवादी आंदोलनों की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने नैतिक बल के माध्यम से इस चुनौती को स्वीकार किया और अंत में उसे, इस नैतिक शक्ति को भौतिक शक्ति में तब्दील किया। इसका नतीजा ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते अब यह बराबरी का मामला, बराबरी का हो गया था। इसलिए अब अंग्रेज़ों का यहाँ रहना संभव ही नहीं रह गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ भी ऐसी हो गई थी कि अब उनके लिए अपना देश संभालना ज़्यादा ज़रूरी था, बजाय कि वो हमारे देश के बारे में सोचे। तो इन सारी चीज़ों से फिर ये होता है कि भारत आज़ाद हो जाता है। तो इस तरह से यह हमने असहयोग आंदोलन के बारे में इतनी सारी बातों का अध्ययन किया। तो चलिए अब हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम किसी और दिन किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।